तो ये है नथिंग फोन 3a, लास्ट सीरीज से काफी मेच्योर एंड प्रीमियम बट एट द सेम प्राइस। इसको मैं पिछले 1 महीने से रेगुलर यूज कर रहा हूँ। 500 से ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करी है, लेकिन थोड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस रहा। वैसे इस बार नथिंग ने यूआई में बहुत सारे न्यू चेंजेस किए हैं और इसमें अब तक 3 अपडेट आ चुके हैं जिनमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। एंड अब ये न्यू बटन कैमरा ऐप में भी काम करता है, बट अभी भी इसमें बहुत सारे बग्स एंड वियर्ड प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं हुए। और सबसे अनोइंग, इसकी डिस्प्ले में 2 कमियां हैं जो अभी तक भी आपको किसी ने नहीं बताई। तो इसको बाय करने से पहले सारी सच्चाई सुनो। अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। बॉक्स के टॉप पर कैमरा डिजाइन को हाईलाइट किया गया है और बॉक्स ओपन करने का स्टाइल फिर से चेंज किया गया है। अब इस तरह से पेपर सील हटानी होगी और फिर कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। मुझे तो पेंसिल बॉक्स ओपन करने वाली फील आ रही है। और आउटर बॉक्स से अटैचमेंट बनाए रखने के लिए यहाँ फिर से 3D पैटर्न में कैमरा डिजाइन हाईलाइट की हुई है और ये किताब की तरह ओपन होगा। सबसे ऊपर है स्मार्टफोन, इसको साइड करते हैं। फिर इसके नीचे है एक टाइप C to C डेटा केबल और इस बार ट्रांसपेरेंट डेटा केबल नहीं है, नॉर्मल वाली है। ये है मिनिमल सी एक यूजर मैनुअल और हम सबको खुश करने के लिए सिम इंजेक्टर पिन ट्रांसपेरेंट दी है। अब इन सबको साइड करते हैं। फाइनली ये है नथिंग फोन 3a। पेपर रैप को इस तरह से निकालना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज कैमरा बम्प ज्यादा है एंड मैंने व्हाइट कलर में ऑर्डर किया है। मुझे नथिंग का व्हाइट ट्रांसपेरेंट वेरिएंट ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे ब्लू भी बहुत अच्छा है बट ब्लैक बहुत नॉर्मल लगता है। और मैंने इसके 2 बैक कवर ऑर्डर किए थे। एक तो ये ब्लैक कवर है जो थोड़ा हैवी एंड स्ट्रॉन्ग है, बट मैंने इसको रिटर्न कर दिया था बिकॉज नथिंग के स्मार्टफोन का लुक तो ट्रांसपेरेंट कवर में ही आता है। वैसे अगर इसको नथिंग फोन 2a से कंपेयर करें तो नो डाउट 2a 3a के सामने छोटा बच्चा लगता है। एंड 3a न्यू कैमरा डिजाइन एंड एक्स्ट्रा कैमरा लेंस की वजह से काफी मेच्योर दिख रहा है और कैमरा बम्प 2a से जस्ट डबल है। एंड 3a थोड़ा वाइड भी ज्यादा है और हल्का सा बड़ा है, तो 2a ज्यादा कंफर्टेबल और हैंडी फील होता है। वैसे डिस्प्ले में ओनली 0.07 इंच का डिफरेंस है एंड 3a कॉर्नर से कर्व थोड़ा कम है। और हाँ, पहले ये ग्लिफ लाइट स्ट्रेट थी, अब 3a में सर्कुलर कर दी गई है। और 2a का बैक पैनल साइड फ्रेम की एज के ऊपर तक आ रहा था और ऐसा लगता था डिजाइन में ही कोई कमी है, बट इस बार 3a में बैक पैनल फ्रेम में अंदर की तरफ फिट है। वैसे इस बार बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील पहले से बेटर हो चुकी है। फोन 3a ग्लास बैक की वजह से 2a से प्रीमियम फील होता है। हालांकि साइड फ्रेम प्लास्टिक की है विद सॉफ्ट मैट फिनिश और बटन्स एल्यूमिनियम के हैं और प्रेस करने में टेक्टाइल है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजीली प्रेस हो जाते हैं। बट इनकी फिटिंग परफेक्ट नहीं है, ये थोड़े वोबल करते हैं। तो वाटर रेजिस्टेंट में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। भले ही इसमें IP64 रेटिंग है बट यहाँ से वाटर जा सकता है। एंड ये न्यू बटन प्लास्टिक का है, इसको अलग से हाईलाइट करने के लिए ग्लोसी फिनिश दी है और ये भी टेक्टाइल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये हैंडी फोन नहीं है, फुल साइज फोन है, तो एक हाथ से यूज करना टफ है। इस तरह से मूव कर करके यूज करना पड़ता है और इसकी थिकनेस भी ज्यादा है, 8.35 mm है। iPhone 16 Pro Max से 10 mm ज्यादा है और S25 Ultra से 15 mm ज्यादा। तो अब आप आइडिया लगा लो ये कितना मोटा है। वैसे वेट भी 201 ग्राम है, तो हाथ में हेवी भी फील होता है, बट इसमें वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, भले ही कैमरा बम्प ज्यादा है। लेकिन सबसे अनोइंग, पता नहीं क्यों नथिंग ने फिंगरप्रिंट सेंसर जितना हो सकता था उतना नीचे दिया है, तो फोन अनलॉक करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वैसे आदत होने पर इतना फील नहीं होगा। एंड आई एम रियली सरप्राइज, फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट एंड प्रिसाइज है। 100 में से 95 टाइम्स फोन अनलॉक कर देता है। वैसे डिस्प्ले में पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है एंड प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है। और ये 6.77 इंच 1080p 120 हर्ट्ज एमुलेट पंच होल फ्लैट डिस्प्ले है जिसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है और HBM ब्राइटनेस है 1300 निट्स। प्रैक्टिकली बताऊं तो आउटडोर में डिस्प्ले ब्राइट फील होती है, हार्श सनलाइट में भी डिस्प्ले विजिबल है, किसी भी ऐप को यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट रीड करने में दिक्कत नहीं होती। वैसे डिस्प्ले शार्प है, कलर काफी नेचुरल है। मैंने इसमें कुछ मूवीज देखी है और रेगुलर में इसको यूज कर रहा हूँ। डिस्प्ले की क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। यूट्यूब पर HDR सपोर्ट करता है और 4K वीडियो भी अटकती नहीं है, स्मूथली चलती है। और प्राइस के अकॉर्डिंग बेजल सही है, सिमेट्रिकल भी है, ज्यादा थिक नहीं है। बट मैंने इसकी डिस्प्ले में कुछ अजीब नोटिस किया है। सबसे ज्यादा रेगुलर यूज में आने वाले व्हाट्सएप ऐप के कलर्स पूरे वॉश आउट हो रखे हैं। फिर चाहे बैकग्राउंड वॉलपेपर हो या ये ग्रीन मैसेजेस, सब कुछ फीका फीका लग रहा है। वैसे गौर करने वाली बात, नथिंग OS का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पहले से काफी बेटर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, इसमें लेटेस्ट नथिंग OS 3.1 है जबकि 2a में अभी 3.0 ही है। तो नथिंग OS 3.0 के बाद अब लॉक स्क्रीन पर क्लॉक स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है और टोटल 6 क्लॉक स्टाइल अवेलेबल है। लेकिन ना तो इनकी साइज चेंज कर सकते हैं, ना ही कलर कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। और सेकंड चेंज, अगर आपको लॉक स्क्रीन पर विजिट्स ज्यादा ऐड करने की नीड है तो अब विजिट एरिया को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्लॉक हट जाएगी, बस यहाँ
छोटा सा टाइम से होगा। वैसे नथिंग फॉन्ट स्टाइल वाली क्लॉक में कुछ इस तरह का AOD मिलता है और एनालॉग स्टाइल में कुछ इस तरह का AOD रहेगा, बस इन दो में ही थोड़ा अलग है, बाकी में डिफॉल्ट क्लॉक ही रहेगी। और हाँ, अब फिंगरप्रिंट पर फोन अनलॉक करते टाइम डॉट ब्लास्ट जैसा एनिमेशन ऐड हो गया है। पहले कोई भी एनिमेशन नहीं था, बट सैडली अभी भी बस ये एक ही एनिमेशन है। और जहां तक बात है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की, तो अब विजिट टैब बॉटम से ओपन होती है और विजिट आइकन लार्ज हो गए हैं और इस बार एसेंशियल स्पेस नाम से एक न्यू विजिट ऐड हुआ है। अब ये न्यू विजिट तो काम का नहीं है, बट ये न्यू बटन बहुत काम का है, इसको यूज करना समझ लो। तो अगर आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे हो और आपको कुछ इंपॉर्टेंट थॉट आता है, तो बस आपको इस बटन को एक बार प्रेस करना है, फिर उसी स्क्रीन पर टेक्स्ट नोट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड इस बटन को जितनी देर लॉन्ग प्रेस रखोगे उतनी देर वॉइस नोट भी ऐड कर सकते हैं। और इनका रिकॉर्ड्स देखने के लिए इसी बटन को 2 बार प्रेस करना होगा, फिर डायरेक्ट इसके ऐप में आ जाओगे। और सबसे अच्छी बात, ये हर एक वॉइस नोट की समरी क्रिएट कर देता है। महात्मा गांधी played a crucial role in India's fight for freedom from British rule। और जिस आर्टिकल पर आप इसको ऐड करोगे उस आर्टिकल की समरी भी जनरेट कर देगा। और अब ये फीचर इसके कैमरा ऐप में भी काम करता है। जिस ऑब्जेक्ट पर आपको टेक्स्ट नोट ऐड करना है उस पर कैमरा ऑन करके इस बटन को प्रेस करना है, फिर उस फोटो पर अपना थॉट सेव कर सकते हो। बट इस फीचर में अभी 3 कमियां हैं। फर्स्ट, ऑडियो डिटेक्ट में इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐड कर रखी है, बट अभी ये शायद ओनली इंग्लिश में ही ठीक से काम करता है, हिंदी में तो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। धरती का तापमान 60 डिग्री कितने सालों में पहुंच जाएगा? सेकंड, टेक्स्ट एंड वॉइस नोट एक ही जगह सेव होते हैं और सब मिक्स हो जाता है। मेरे हिसाब से इसको अपडेट से गैलरी ऐप की तरह कस्टमाइज करने की नीड है। हालांकि यहाँ से टाइटल ऐड करके अलग से कलेक्शन फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसी में मल्टीपल नोट्स ऐड भी कर सकते हैं, बट ये हर बार आपको मैनुअली करना होगा। एंड थर्ड, सबसे अनोइंग, ये बटन फोन यूज करते टाइम बहुत बार गलती से दब जाता है और फिर स्क्रीन डल होकर अटक जाती है। और ऐसा होने पर हर कोई इस तरह से टच करेगा, बट इस तरह से बेक करोगे तब ही ये डिसेबल होगा। और सच बता रहा हूं, जितना मैं इसको यूज नहीं करता उसके 10 टाइम्स ये मिस प्रेस होता है और इसको परमानेंटली डिसेबल करने का ऑप्शन भी नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है ये बटन फ्यूचर में कैमरा ऐप में काम करेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी 0 है, बिकॉज इस बटन की लोकेशन कैमरा ऐप के हिसाब से बहुत दूर है। इससे अच्छा तो शटर बटन यूज करना ज्यादा इजी रहेगा। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनली नथिंग ने अपना गैलरी ऐप भी ऐड कर दिया है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ लास्ट में हिडन फोल्डर भी ऐड किया है विथ सिक्योरिटी। और गैलरी में फोटोज एंड वीडियोज को इस तरह से स्लाइड करने पर वाइब्रेशन हैप्टिक भी आता है। एंड किसी भी फोटो या वीडियो की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए बस स्वाइप अप करना होगा। वैसे गैलरी ऐप में फोटो भी एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ मैजिक इरेजर का ऑप्शन भी है जो वॉल बैकग्राउंड में ठीक से काम करता है, बट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। वैसे एक गौर करने वाली बात, यहाँ से वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं, लाइक साउंड म्यूट करने का ऑप्शन है, कलर बेटर कर सकते हैं एंड स्पीड भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ इफेक्ट्स में अलग अलग तरह के बहुत सारे यूजफुल इफेक्ट्स अवेलेबल है जो आप डायरेक्ट वीडियो में ऐड कर सकते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद आए। बट गैलरी ऐप में एक कमी है, वीडियो प्ले करते टाइम इस तरह से स्क्रीन पर स्लाइड करके ब्राइटनेस और वॉल्यूम एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, जो बहुत बेसिक फीचर है, इसको ऐड करना चाहिए। और सेकंड अपडेट के बाद गैलरी ऐप ओपन करते ही क्रैश हो जाता था, तो ये प्रॉब्लम थर्ड अपडेट में फिक्स हो गई है। वैसे नथिंग ने यूआई में 3 इंपोर्टेंट चेंज किए हैं। सबसे बड़ा चेंज हुआ है इसके कंट्रोल सेंटर में। पहले कुछ इस तरह का कंट्रोल सेंटर था, बट अब सिम डेटा एंड वाईफाई के अलग अलग आइकन्स ऐड किए हैं और अब सभी कंट्रोल आइकन्स नॉर्मल स्मॉल साइज में कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको ओल्ड स्टाइल ही पसंद है तो इनको पहले की तरह नेम के साथ इनलार्ज भी कर सकते हैं। और सबसे यूनिक, अब रिंग, वाइब्रेशन एंड म्यूट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और सिंपल पसंद है तो इसको मिनिमाइज करके भी यूज कर सकते हैं। एंड ब्राइटनेस स्ट्रिप अब इनफ थिक हो गई है, पहले बहुत पतली थी। और सबसे यूजफुल, इस ब्राइटनेस वाले आइकन पर टैप करते ही ऑटो ब्राइटनेस इनेबल हो जाएगा। लेकिन इसके कंट्रोल सेंटर में एक प्रॉब्लम है, आइकन्स ऑटोमेटिक अरेंज नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ से आइकन हटा दिए तो अब यहाँ गैप ही रह जाएगा। और सेकंड चेंज हुआ है इसके नथिंग ऐप आइकन में। पहले यहाँ से नथिंग स्टाइल इनेबल करने पर बहुत सारे ऐप आइकन्स होम स्क्रीन पर डिफॉल्ट स्टाइल में ही रहते थे, बट अब सभी ऐप आइकन्स नथिंग स्टाइल में चेंज हो जाते हैं। तो अब नथिंग आइकन पैक अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। और वैसे भी ये नथिंग की ऑफिशियल आइकन स्टाइल मुझे ज्यादा पसंद है उस आइकन पैक से। इनके अलावा यहाँ कुछ वॉलपेपर्स न्यू ऐड किए हैं। एंड थर्ड सबसे बड़ा चेंज हुआ है इसके कैमरा ऐप यूआई में। पहले कुछ इस तरह से कैमरा ऐप में सेटिंग्स का इंटरफेस था, लेकिन अब फोन को सिंगल हैंडेड बनाने के लिए इस तरह से पूरा इंटरफेस ही चेंज कर दिया है। अब फोटो रेशियो में कुछ इस तरह
तरह का एनिमेशन आता है जो काफी सेटिस्फाइंग है। लेकिन इसके कैमरा ऐप में डिफॉल्ट जूम करने पर अजीब सा ग्लिच है, नॉर्मली डायरेक्ट स्मूथ जूम नहीं है। और पता नहीं क्यों इसका पोर्ट्रेट मोड हमेशा 2x पर ही ओपन होता है, मुझे हमेशा 1x पर स्विच करना पड़ रहा है। वैसे फोन को इजी टू यूज बनाने के लिए अब इस तरह से बैकग्राउंड एप्स को स्लाइड करके भी स्विच कर सकते हैं और ये ग्लिफ लाइट्स यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। कॉल रिंग पर कुछ इस तरह से लाइट ब्लिंक करती है। और एक यूजफुल फीचर, अगर यहाँ से फ्लिप टू ग्लिफ इनेबल रखोगे तो फोन उल्टा रखते ही साइलेंट हो जाएगा। एंड यहाँ से खुद की रिंगटोन भी बना सकते हैं। और मेरी नथिंग से एक रिक्वेस्ट है, इस स्क्रीनशॉट बटन को यहाँ से हटाकर ये क्लियर ऑल वाला बटन इस स्क्रीनशॉट की जगह यहाँ नीचे ऐड कर दे। और अब एक सबसे जरूरी बात, ये अभी एंड्रॉइड 15 पर रन कर रहा है, बट अभी तक भी इसमें एक भी सिक्योरिटी अपडेट नहीं आया है। और इस बार अपडेट पॉलिसी को अपग्रेड किया है। इसमें अब 3 एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे और 6 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। ओवरऑल बताऊं तो मुझे नथिंग यूआई पर्सनली बहुत पसंद है। इसके विजिट्स नथिंग ओएस को सभी ओएस से यूनिक बनाते हैं और प्योर क्लीन यूआई एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन रिसेंटली जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं उनमें इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। और अगर आपको नथिंग ओएस के सभी फीचर्स डिटेल में जानना है तो ये CMF फोन 1 वाली वीडियो इस टाइम स्टैम्प से देख सकते हो। लेकिन रुको, पहले इसकी पूरी सच्चाई सुनो, कैमरे की हकीकत बताता हूं। तो इसमें ऑन पेपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद OIS और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीस्कोप लेंस है विद 2x ऑप्टिकल जूम एंड 4x इन सेंसर जूम। बट इसमें EIS है, OIS नहीं है। और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस। कैमरा ऐप में सभी फीचर्स अवेलेबल है, बस इसमें डुअल कैप्चर का ऑप्शन नहीं है जो आजकल सभी स्मार्टफोन में कॉमन हो चुका है। और इसमें 0.6x 1x 2x और डायरेक्ट 4x एंड अप टू 30x जूम तक का ऑप्शन है। और 30x जूम पर भी ये काफी स्टेबल रहता है, बट फोटो क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है। वैसे इस बार यहाँ 4 न्यू फिल्टर ऐड किए हैं, लाइक सॉफ्ट फोकस जो पोर्ट्रेट वाला ही है, ये ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा डिफरेंट है, और ये वाइड एंगल भी सेम ही है 0.6x जूम वाला। फिर लास्ट है नथिंग ग्लास इफेक्ट जो मुझे यूनिक एंड कूल लगा। वैसे हाई क्वालिटी फोटो के लिए 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन है और ये डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल में फोटो लेता है। और अब डिफरेंस भी देख लो, इसके 50 मेगापिक्सल एंड डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल की फोटो क्वालिटी वैसे ऑलमोस्ट सेम ही फील होती है। बैकग्राउंड में डिटेल्स दोनों ही फोटोज में अच्छी आई है और स्किन टोन भी दोनों में सेम ही है। तो मैंने सभी फोटोज 12 मेगापिक्सल डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही ली है। इनमें कुछ फोटोज है जो हार्श सनलाइट कंडीशन में ली गई है और ये कुछ फोटोज अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के अराउंड ली हुई है। तो इसका मेन कैमरा लेंस कलर्स ऑलमोस्ट नेचुरल एंड क्रिस्प कैप्चर करता है। ये फोटो देखो, सभी बिल्डिंग्स की डिटेल्स अच्छी आई है और काफी वाइड एरिया कवर हुआ है। और ये कार की फोटोज देखो, जितनी ये रियल में येलो थी उतना ही येलो कलर कैप्चर किया है। और ये कुछ सन की डायरेक्शन में ली फोटोज देखो, इनमें कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा है तो फोटोज डार्क आई है। और जहां तक बात है लाइट फ्लेयर की, तो बहुत रेयरली हल्की लाइट फ्लेयर्स आती है। और ये कुछ फोटोज और देखो, पेड़ की जो पत्तियां होती है उनका ग्रीन कलर नेचुरल ग्रीन ही कैप्चर करता है। और मैंने इंडोर में विदाउट आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में भी कुछ फोटोज ली है, कलर्स काफी अच्छे आए हैं और शार्पनेस में कोई कमी नहीं है। और अगर आपको क्लाउड्स की फोटोज कैप्चर करना पसंद है तो इसमें नेचुरल और काफी अच्छी फोटोज आती है। और अब 0.6x 1x 2x एंड 4x में डिफरेंस भी देख लो। 0.6x में फोटोज डार्क आती है, 1x पर ह्यूमन स्किन एंड बैकग्राउंड में कलर्स एकदम नेचुरल है, लेकिन 2x पर कलर्स वॉश आउट हो गए हैं। और 4x पर तो 2x से भी ज्यादा कलर वॉश आउट फील हो रहे हैं। एंड 4x पर फोटोज नॉइसी एंड यूजलेस आती है। और अब ये मॉर्निंग में ली हुई फोटोज देखो, 1x पर कलर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, बट 2x एंड 4x पर कलर एकदम वॉश आउट हो गए हैं। लेकिन इंडोर आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में कलर्स के बीच कुछ खास डिफरेंस फील नहीं होता। एंड ये वाइड एंगल 1x और 2x में ली फोटोज देखो, 0.6x पर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, 1x में कलर नेचुरल है, लेकिन 2x पर कलर थोड़े वॉश आउट फील हो रहे हैं। और अब पोर्ट्रेट मोड में भी देख लो, इसमें 24mm 50mm 70mm एंड 100mm ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। और ये सभी फोटोज सेम डिस्टेंस से ली हुई है। 24mm एंड 50mm में कलर्स नेचुरल एंड सेम ही लग रहे हैं और शार्पनेस बहुत अच्छी है, एज डिडक्शन एकदम परफेक्ट है। बट 70 एंड 100mm पर हल्की रेड टोन फील हो रही है और 100mm पर शार्पनेस बहुत कम है। मेरे हिसाब से 70mm तक ही फोटोज यूजेबल है। और ये 2 फोटोज देखो, आपको इससे ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। 100mm पर बहुत नॉइसी फोटो आई है और 70mm पर एकदम शार्प है। और ये हार्श सनलाइट में 1x पर ली फोटोज देखो, एज डिटेक्शन एकदम परफेक्ट है। एंड अब आर्टिफिशियल लाइट नाइट कंडीशन में भी देख लो, मैंने ये फोटोज 1x पर ली है तो फोटोज में कलर्स अच्छे हैं। और गौर करो, बैकग्राउंड एकदम मेशी है, फिर भी हर बार एज डिटेक्शन
एकदम परफेक्ट है और बैकग्राउंड में लाइट्स है लेकिन लाइट्स फ्लेयर्स भी नहीं आ रही है। और ये एक रैंडम क्लिक फोटो देखो जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब ये एकदम नाइट कंडीशन में ली हुई फोटोज देखो, 1x 2x एंड 4x में से आपको 4x जूम पर ही फोटोज अच्छी लगेगी। मैं एकदम सरप्राइज हूँ, 4x जूम पर काफी शार्प फोटो आई है। और मैंने खुद की भी बहुत सारी लो लाइट कंडीशन नाइट में फोटोज कैप्चर करी है। ऑलमोस्ट सभी फोटोज नॉइसी आई है बिकॉज यहाँ पर लाइट ज्यादा ब्राइट नहीं थी। और एक सबसे बड़ी दिक्कत, लो लाइट कंडीशन में ये कभी कभार इस तरह की फोटो भी कैप्चर करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत जबरदस्त है। जैसे अभी सनराइज हो रहा है और बहुत ज्यादा लाइट फ्लेयर्स आ रही है, बट फोटो कैप्चर करने के बाद इमेज प्रोसेसिंग से लाइट फ्लेयर्स एकदम गायब हो चुकी है और एकदम परफेक्ट बहुत अच्छी नेचुरल फोटो आई है। एंड अब वीडियो क्वालिटी भी देख लो, इसमें 1080p में 30 fps एंड 60 fps का ऑप्शन मिलता है और मैक्सिमम 4K 30 fps ओनली। फर्स्ट सिनेरियो, ये वीडियो मॉर्निंग में शूट की हुई है, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि 60 fps कितना स्मूथ है 30 fps से। सेकंड सिनेरियो, इससे आपको एकदम अच्छे से आइडिया लग रहा होगा कि 60 fps और 30 fps में कितना डिफरेंस है। थर्ड सिनेरियो, मैंने अलग अलग लोकेशन से ट्रेन को कैप्चर किया है जिससे आपको आइडिया लग सके कि मूविंग ऑब्जेक्ट को ये कितना अच्छे से कैप्चर करता है। फोर्थ सिनेरियो, मैं मैच देखने आया हुआ हूँ और टीम का नाम मुझे नहीं पता। हमारे काम की बात यह है कि अभी वीडियो 1x में कैप्चर हो रहा है और इसमें 2x जूम का ऑप्शन भी है, बट 2x जूम पर वीडियो में बहुत ज्यादा नॉइस ऐड हो जाती है। फिफ्थ सिनेरियो, ये वीडियो हार्ड सनलाइट में शूट किया हुआ है और कलर्स एकदम नेचुरल लग रहे हैं और मैं चलते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन है। हर कोई कभी ना कभी तो इस तरह से वीडियो शूट करता ही है। तो इस वीडियो से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कितना ज्यादा मूविंग इफेक्ट ऐड कर रहा है। सिक्स्थ सिनेरियो, जिनको मेरी तरह क्लाउड्स कैप्चर करने का शौक है उनको ये निराश नहीं करेगा। सेवंथ सिनेरियो, तो अभी मैं मेन रोड पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है, तो इससे आपको लाइट फ्लेयर्स का आइडिया लग रहा होगा कि कितना अच्छे से ये लाइट फ्लेयर्स को बैलेंस कर रहा है। एंड अब सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और वीडियो रिकॉर्डिंग में इसमें 4K का ऑप्शन नहीं मिलता, 1080p 60 fps मैक्सिमम है। और अब इसके सेल्फी कैमरा से ली हुई फोटोज भी देख लो, ये कुछ हार्ड सनलाइट में ली हुई फोटोज है, कलर्स काफी नेचुरल लग रहे हैं। और ये कुछ आर्टिफिशियल लो लाइट कंडीशन में ली हुई फोटोज है, ये भी बहुत अच्छी आई है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कभी कभी सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में बहुत डल फोटोज आती है, तो खास तौर से सेल्फी में ये कभी कभार कंसिस्टेंट नहीं रहता। वैसे इसके पोर्ट्रेट मोड में 5 तरह के ब्लर इफेक्ट है और ये सेम इफेक्ट इसके बैक कैमरा के पोर्ट्रेट मोड में भी है। तो नॉर्मल ब्लर इफेक्ट में कुछ ऐसी फोटो आएगी। फिर सेकंड है वेलवेट, इसमें बैकग्राउंड में ब्राइट स्मॉल सर्कल ऐड हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है ट्विस्ट, जिसमें बैकग्राउंड इस तरह से सर्कल में ट्विस्ट हो जाता है। फोर्थ है स्टार ब्लर इफेक्ट, इस मोड में बैकग्राउंड नॉर्मल से ज्यादा ब्राइट हो जाता है और छोटे छोटे स्टार्स ऐड हो जाएंगे। और सेम इसी तरह का इफेक्ट फिफ्थ ऑप्शन स्नोफ्लेक में भी है, बट इसके पोर्ट्रेट मोड में एज डिडक्शन नेचुरल और परफेक्ट नहीं है। ये कुछ फोटोज देखो, हेयर्स पर एज डिडक्शन कितना शार्प है और परफेक्ट नहीं है। और ये एक वॉल बैकग्राउंड में ली हुई फोटो देखो, इसमें एज डिडक्शन परफेक्ट आया है। और अब सेल्फी कैमरे की वीडियो क्वालिटी देखो, तो ये वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30 fps में और मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल रहा तो आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी का आइडिया भी लग रहा होगा। और यहाँ बैकग्राउंड में डिटेल काफ़ी अच्छी है और ये ग्रीन कलर को कितना ग्रीन दिखा रहा है ये आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। वैसे ये ग्रीन इतना लाइट ग्रीन ही दिख रहा है सनलाइट की वजह से। ये वीडियो शूट हो रही है 1080p 60 fps में और सन की अपोजिट डायरेक्शन में लाइट फ्लेयर तो नहीं आ रही है और डिटेल भी ठीक ठाक है। सन के अपोजिट अगर देखें तो और सन के डायरेक्शन में देखें तो भी डिटेल काफ़ी अच्छी है। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 30 fps में और आप अभी जो आवाज़ सुन रहे हो वो आ रही है इसी नथिंग फोन 3a के माइक्रोफोन से। और यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा है और हेडलाइट्स भी डायरेक्ट आ रही है, बट लाइट फ्लेयर्स ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि नाइट में वीडियो क्वालिटी कैसे मिलेगी एंड इसमें परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, अब वो सुनो। क्या ये 6 साल तक बिना लेग करे टिक पाएगा? तो ऑन पेपर इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 4 नैनोमीटर पर बेस्ड चिप लगी है एंड इसकी रैम टाइप ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं है एंड इसमें UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है और ये बेस वेरिएंट है 8128 GB में। और ध्यान रखना इसमें SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, तो स्टोरेज एक्सपेंड नहीं कर सकते। एंड अब प्रैक्टिकली देखो, मैंने 100% ब्राइटनेस पर AnTuTu रन किया तो स्कोर 7,50,000 के ऊपर आया है। और सरप्राइजिंगली CPU थ्रोटलिंग टेस्ट में ग्राफ काफी स्टेबल रहा है और ये 93% पर थ्रोटल हुआ है एंड ऐप ओपन एंड क्लोज एनिमेशन बहुत स्मूथ है, कोई किसी तरह का लेग नहीं है। मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैमरा ऐप ओपन करते टाइम हल्का सा लेग करता है और मोड स्विच करने में नॉर्मल टाइम लेता है। और सरप्राइजिंगली इस बार शटर बटन मुझे स्लो फील नहीं हुआ और इमेज प्रोसेसिंग में भी फास्ट है। जब तक आप फोटो क्लिक कर फोटो देखने जाओगे इमेज प्रोसेसिंग हो चुकी होगी। वैसे
गेमिंग टेस्ट के लिए मैंने BGMI यूज किया है। मैं सरप्राइज हूँ, ये गेमिंग फोन नहीं है, बट फिर भी इसमें स्मूथ पर एक्सट्रीम प्लस यानी 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग्स मिलती है और एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। फाइट करते टाइम भी किसी तरह का कोई लैग फील नहीं हुआ और स्मूथ पर भी काफी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स लगते हैं। और इसमें मैक्सिमम 4K अल्ट्रा HDR पर HDR यानी 40 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं और 4K ग्राफिक सेटिंग्स में भी ये बहुत रेयरली लैग करता है। और डेली लाइफ में काम आने वाला एक प्रैक्टिकल और देख लो, अभी बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं है एंड गैलरी ओपन करते ही सभी फोटोज ऑलरेडी लोड हो रखी है। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। और जिनको इसमें UFS 2.2 स्टोरेज से प्रॉब्लम है तो देखो 25,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन में UFS 2.2 ही मिल रही है और फ्यूचर में भी मिलेगी। और जहां तक बात है हीटिंग इश्यूज की, तो नॉर्मल यूज में ये इतना ज्यादा हीट नहीं करता, लेकिन लगातार 1 घंटे गेमिंग या फिर चार्जिंग पर ये काफी ज्यादा हीट हो जाता है। वैसे इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है और मैं इसके बैटरी बैकअप से बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। तो अभी बैटरी 2% पर है और सरप्राइजिंगली सिंगल चार्ज पर नॉर्मल यूज में मुझे 9 आवर्स 20 मिनट्स का SOT मिला है। वैसे इस टेस्ट में मैंने इसको मैक्सिमम टाइम इंडोर में ही यूज किया है 30-40 ब्राइटनेस के आसपास। एंड हेवी यूज में मैं एक बार फिर से सरप्राइज हुआ, 6 आवर्स 25 मिनट का SOT मिला है और इसमें मैंने 3 आवर्स 30 मिनट कैमरा ऐप यूज किया है, वो भी लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग में। और हाँ, रात में स्टैंड बाय मोड पर ये 2% के आसपास बैटरी ड्रेन कर देता है। तो नॉर्मल यूज में सिंगल चार्ज पर इसमें 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा और मैं इसको 24 आवर्स में ओनली एक बार चार्ज करता हूं। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग देख लो कितना आपको SOT मिलेगा। एंड ये 0 से 100% फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेगा अब वो सुनो। तो इसमें चार्जिंग पोर्ट USB Type-C 2.0 है एंड ये मैक्सिमम 50 वोट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। और नथिंग ने मेंशन किया है कि 19 मिनट्स में ये 50% और 56 मिनट में 100% फुल चार्ज हो जाएगा। बट मैंने इसको CMF के 65 वोट अडेप्टर से चार्ज नहीं किया। मेरे पास ये सैमसंग का 25 वोट का 3 एम्पियर वाला गेन चार्जर है और इससे चार्ज करने पर आउटपुट बहुत सरप्राइजिंग है। तो अभी डेटा ऑन है, बैटरी 1% पर है और ब्राइटनेस 90% के अराउंड सेट कर रखी है। एंड नथिंग की ओरिजिनल डेटा केबल से मैं इसको चार्ज लगा रहा हूं। तो 19 मिनट्स बाद चेक किया तो बैटरी 34% चार्ज हो गई थी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर रैपिडली चार्ज शो कर रहा है। और 30 मिनट बाद चेक किया तो बैटरी 50% चार्ज हो गई थी एंड 45 मिनट में 70% चार्ज हो चुकी है। और वैसे 56 मिनट्स में 100% तो नहीं बट अराउंड 90% चार्ज हो गई है। और 70 मिनट्स बाद चेक किया तो बैटरी 99% चार्ज हो चुकी है। एंड सबसे अच्छी बात, एक बार भी चार्जिंग डिस्कनेक्ट नहीं हुई। एंड फाइनली 72 मिनट्स में ये 100% फुल चार्ज हो गया है। तो मेरे हिसाब से नथिंग फोन 3A के लिए CMF के 65 वोट चार्जर की जगह सैमसंग का मात्र 1000 रुपए का 25 वोट का गेन चार्जर बाई करो, वो बेस्ट रहेगा। और वैसे तो ये 7.5 वोट की वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है बट पता नहीं क्यों ये वर्क नहीं कर रहा। वैसे आजकल अंडर 25,000 में कुछ स्मार्टफोन्स में वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी है, लेकिन ना तो इसमें मिलता है ना ही इसके प्रो वर्जन में। और जहां तक बात है नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो इसमें 16 5G के बैंड्स है और आप इसमें 2 5G सिम लगा सकते हो। और मेरी लोकेशन पर मैक्सिमम टाइम 5G नेटवर्क स्पीड शो करता है। और अब प्रैक्टिकली भी देख लो, इंटरनेट स्पीड अच्छी आ रही है। वैसे इसमें Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है और कनेक्टिविटी में मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ एंड कॉलिंग में भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ, कॉल ड्रॉप नहीं होती। और इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी भी अच्छी है। एंड अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। हालांकि सेकंड स्पीकर ईयर वाला ही यूज होता है, लेकिन साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनफ लाउड है, मुझे कोई कमी फील नहीं हुई। और अगर आप NFC यूज करते हो तो वो भी अवेलेबल है। और जहां तक बात है हैप्टिक क्वालिटी की, प्राइस के अकॉर्डिंग हैप्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, थंपिंग एंड स्प्रिंग हैप्टिक्स फील होते हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन, 25,000 में डिजाइन यूनिक है विथ ग्लिफ लाइट्स, ब्राइट एंड शार्प डिस्प्ले, प्रीमियम एंड फीचर रिच क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस विथ स्मूथ एनिमेशन, 3 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। और सिंगल चार्ज पर 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। गेम में गेमिंग डिवाइस जैसी परफॉर्मेंस, बट ये सिंगल हैंडेड फोन नहीं है और इसका कैमरा ठीक ठाक है, लेकिन आउटडोर में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। बस लो लाइट कंडीशन में कभी कभार अच्छी फोटोज नहीं आती। तो अगर आपको कुछ न्यू ट्राई करना है तो ये मस्ट रिकमेंड है, आप इसको बाई कर सकते हो। वैसे मैं इसको बहुत सस्ते में सेल कर रहा हूँ और इसकी बॉडी पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। तो पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, मुझे DM करो।